नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम पीटीटी परीक्षा 2023 पर अंतिम प्रहार करेंगे, जहां से लगभग 100 प्लस क्वेश्चन इसी वीडियो से आ जाएंगे, जहां से निश्चित रूप से 100 प्लस % आने की पूरी संभावना है। परीक्षा का पहला पॉइंट है मानसिक योग्यता परीक्षण। यहाँ से लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण से। इसमें रीजनिंग की छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से अपन प्रश्न को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। कौन सा समूह है जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ऐसे ऑप्शन आएंगे ए, बी, सी और डी, या 1, 2, 3 और 4। इनमें से अपन को एक सिलेक्ट करना है जो हमारा आंसर होगा। अब इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनको गिन लेते हैं। ये जो श्रृंखला है ना, इनको गिनना है। अब चलो इनको गिनते हैं, तो काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इनकी संख्या कितनी है, 12 है। इनको हल करने की ट्रिक यही है, या तो इनके 3 के जोड़े बनाओ, या इनके 4 के जोड़े बनाओ, या इनके 5 के जोड़े बनाओ। सबसे ज़्यादा 4 के जोड़े में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अपन 4 के जोड़े बनाते हैं इसके। तो अपन 4 के जोड़े बनाते हैं। तो शुरू में स्टार्ट करते हैं बी, ए, बी, और ये जो खालिस्तान है ना, इसको अपन को भरना है। तो इस खालिस्तान तक 4 ऑप्शन हो जाते हैं। ये 4 का जोड़ा बन गया, ये यहाँ तक का 4 का जोड़ा बन गया। अब आगे बी, खालिस्तान, फिर बी, फिर खालिस्तान, फिर बी और फिर ए। अब इस 4 का जोड़ा बना दो। ये 4 का जोड़ा बन गया। ये कितने का, 1, 2, 3 और ये 4। ये यहाँ तक का 4 का जोड़ा बन गया। ठीक, अब यहाँ से गिन लो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 4 का जोड़ा बन गया। ठीक है ना। अब ये लास्ट में बी बी आ रहा है, तो अपन को ये तो निश्चित हो गया कि लास्ट में 2 अक्षर क्या आएंगे, बी बी के आएंगे। तो अब यहाँ पे खालिस्तान है, ये खालिस्तान है ना। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 4 जोड़े हैं। तो इस पहले में तो क्या आ जाएगा, बी। नहीं, स्टार से देखो, बी, ए और बी, ये 3 अक्षर हो गए ना, बी, ए, बी, और ये लास्ट का खाली है। अब इस लास्ट वाले में हमें हिंट मिल रहा है कि लास्ट में ए, बी, बी आ रहा है। तो इसमें देखो ए और बी तो है, और लास्ट में बी तो कमी है, तो बी लिख दो। अब इसमें कन्फर्म हो गया कि एक तो क्या आएगा, बी आएगा। अब पहले वाले कोष्टक में तो क्या आएगा, बी आएगा। अब ये श्रृंखला तो पूरी हो गई। श्रृंखला पूरी कैसे हुई, बी, ए, बी और बी। अब दूसरी श्रृंखला क्या है कि बी, खालिस्तान, फिर बी, फिर खालिस्तान। ये 4 अक्षर हो गए ना। तो बी के बाद में क्या आना चाहिए, ए। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ए। इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब फिर आगे क्या है, बी। अब बी है तो बी यहाँ भी है। अब फिर आगे खालिस्तान है, इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब अगले खालिस्तान में देखो कि 4 अक्षर है, इसमें 3 दे रखे हैं, एक खालिस्तान है। तो पहले में क्या आएगा, हर में शुरू में स्टार्ट में क्या क्या आ रहा है, बी बी आ रहा है ना, तो बी बी लिख दो। तो अब इस ऑप्शन में देखो कि बी, ए, बी, बी, ये ऑप्शन कौन से में जच रहा है, बी, ए, बी, बी। तो ये ऑप्शन कौन से में आ रहा है, चौथे नंबर में आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। इस क्वेश्चन को वापस देखना, इसके पहले क्या है, इनको काउंट कर लो। जो श्रृंखला दी जाती है ना, उसको काउंट कर लो। श्रृंखला को काउंट करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। श्रृंखलाओं की संख्या कितनी है, 12 है। अब इस 12 को या तो 3 के भागों में बांट लो, 3 के जोड़े बना लो कि 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, या 4 के जोड़े बना लो कि 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। इस प्रकार बना लो। 5 के तो जोड़े बनेंगे नहीं, या तो 3 का जोड़ा बनेगा या 4 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ हम 4 का जोड़ा बनाते हैं। तो 4 का जोड़ा बना रहे हैं, तो अपन को लास्ट का हिंट और ये पहले वाला हिंट हमें दे रहा है कि स्टार्ट में तो हमेशा क्या आएगा, इसमें बी और ए आएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ये स्टार्ट में क्या आएगा, बी, ए और बी आएगा। और ये भी कंफर्म हो गया कि लास्ट में अक्सर क्या आएंगे, ए, बी और बी आएगा। तो अपन इसको 4 भाग में स्टार्ट करें, भागों में बांटे। तो पहले में क्या आ गया, बी, ए, बी और खालिस्तान आ गया ना। अब इस लास्ट वाले में हमें दे रखा है कि पहले में खालिस्तान, फिर ए, फिर बी और बी। अब ए तो है यहाँ, बी है,
अब एक और बी चाहिए तो एक बी लिख लो। फिर अगला कोष्टक देखो, इसमें पहला बी है, दूसरा कोष्टक खाली है, तो दूसरे कोष्टक में क्या आएगा ए, फिर दूसरा में बी, और फिर दूसरे में इससे अगले वाले में क्या आ जाएगा बी, लास्ट वाले में क्या है डबल बी है, तो इसमें बी आ जाएगा। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हो गया बी ए बी बी। क्वेश्चन दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको क्या करना है आपको, उनकी काउंट करनी है संख्या, और उनको या तो 3 का जोड़ा बना लो, या 4 का जोड़ा बना लो, या 5 का जोड़ा बना लो। जो हिंट देगा उनको नोट कर लो, मतलब कि जो जोड़े बना रहे हो 3-3 के जोड़े बना रहे हो तो 3 में सेम अक्षर आने चाहिए, फिर तीसरा जोड़ा है उसमें भी सेम आना चाहिए, फिर अगला जोड़ा है उसमें भी तीनों अक्षर क्या आने चाहिए सेम। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग देना है और भाग का अर्थ गुणा करना है और गुणे का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। ये ऐसे पूछ रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग देना है, जो ये चिन्ह दे रखे हैं ना इनको यही नहीं रखना, ये जो दे रखे हैं ना उसके अनुसार इनको चेंज कर दो। प्लस की जगह क्या करना है अपन का भाग लिखना है। अब देखो ऐसे करना है कि ये जो प्लस दे रखा है अपन को, जो ये प्लस दे रखा ना ये प्लस, अब जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या करना है, जहां जहां प्लस का चिन्ह है वहां वहां अपन को क्या करना है माइनस का चिन्ह लगाना है। ये प्लस का अर्थ भाग देना है, अब ये प्लस है ठीक है, ये क्या है, यदि प्लस का अर्थ भाग देना है, भाग का अर्थ गुणा करना है और गुणे का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो अपन को पहले क्या है रफ कॉपी दे रखेंगे या पेपर के लास्ट का पन्ना है जो अपन को रफ कॉपी का होता है उसमें अपन को सोल्व करना है। अब ये लिख लो, ये प्लस है इसका अर्थ क्या है यहाँ भाग देना है। अब जहाँ जहाँ ये प्लस का चिन्ह है ना वहाँ क्या करना है अपन को भाग का लगाना है, भाग का निशान है वहाँ गुणे का करना है, और गुणे का है वहाँ क्या किसका करना है माइनस का करना है, और माइनस है वहाँ क्या है प्लस का करना है। अपन चलो अब आपको तो क्या है सबको सोल्व करना है। अब अपन क्या करेंगे लास्ट वाले को ये सोल्व कर लेते हैं इसको। अब ये 18 है, 18 प्लस 6 भाग 7 इंटू 5 माइनस 2 बराबर 18 है। तो ये प्लस है, 18 प्लस 6 है, तो 18 प्लस की जगह क्या कर दो अपन भाग का निशान लगा दो, और 6 और भाग की जगह क्या लगा दो गुणे का निशान लगा दो, और ये गुणा है उसकी जगह माइनस लगा दो, और ये 5 माइनस 2 है, ये माइनस की जगह क्या कर दो प्लस का कर दो। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे प्रथम क्या करते हैं बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा भाग करो, तो अब ये 18 है, 18 भाग 6 है, 18 भाग 6 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 18। अब ये 6 है ना ये अगली वाली संख्या है ना ये इसके नीचे आ जाएगी, तो 6 का भाग लगा दो 18, 36 18, तो 3 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 18। ये यहाँ तक आ गया ना। अब यह क्या है इसके बाद में भाग के बाद में अपन को क्या करना है गुणा करना है, तो 7 21, तो 21 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 21 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 18। अब अपन को क्या करना है ये प्लस वाला है उसको करना है काउंट, तो 21 प्लस का है और ये 2 भी क्या है प्लस का है, 21 और 2 कितने हो जाएंगे प्लस के 23, तो 23 माइनस 5 बराबर 18। अब 23 में से 5 निकालेंगे तो कितने बचेगा 18, तो 18 बराबर 18। तो अपन का ये आंसर कौन सा सही होगा इसके अंदर, ये 2 वाला, ये दूसरा ऑप्शन है ना ये क्या है ये 18 बराबर है और ये इधर भी 18 है, तो ये अपन का आंसर ये है। इस प्रकार के अपन को एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये अगला वाला क्वेश्चन देखो, यदि माइनस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, तो 14 माइनस 10 भाग 4 इंटू 16 प्लस 8 बराबर ये अपन को क्वेश्चन करना है। तो इसका क्या है इसको सॉल्यूशन करना है। अपन क्या करते हैं इनको लिख लो पहले कि माइनस का अर्थ क्या है गुणा है ये, तो इस माइनस का क्या कर लो इस माइनस की जगह अपन को क्या करना है गुणा करना है, और ये गुणा है इसकी जगह अपन को क्या करना है प्लस करना है, और ये प्लस है इसकी जगह अपन को क्या करना है भाग करना है, और ये भाग है इसकी जगह अपन को क्या करना है माइनस करना है। तो करो 14 माइनस 10 है भाग 4 इंटू 16 प्लस 8 बराबर अपन को क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। अब 14 माइनस है ना
तो इस माइनस की जगह अपन को क्या करना है, गुणा करना है। तो 14 गुणा 10 भाग 4 है। अब भाग की जगह अपन को क्या करना है, माइनस करना है। तो 14 माइनस 4 इंटू की जगह अपन को क्या करना है, प्लस करना है, प्लस 16। अब प्लस की जगह अपन को क्या करना है, प्लस की जगह अपन को क्या करना है, भाग करना है। तो 16 भाग 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या कहा है, बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे, भाग को। अब ये 8 है, 8 का भाग किस में जाएगा, 16 में। तो 8 एक 8, 8 दूनी 16। अपन को यहाँ कितने बच गए, ओनली 2 बच गया। अब यहाँ देखो कि यहाँ कितने हो गए कि 14 इंटू 10 माइनस 4 इंटू कितने हो गए। ये क्वेश्चन के अनुसार समीकरण क्या बनेगा कि 14 इंटू 10 माइनस 4 प्लस 16 प्लस नहीं सी है, नहीं ये क्या है, प्लस ही है। गुणे की जगह अपन को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस 16 भाग 8। अब ये 8 है ना, इसका भाग लगा दो किसमें, 16 में। तो 8 एक 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ कितने बच गए, 2। तो 14 इंटू 10 माइनस 4 प्लस कितने, 2। अब क्या करना है, भाग के बाद में अपन को सॉल्यूशन किसका करना है, गुणे का। तो 14 को 10 से करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 140 माइनस 4 प्लस 2, प्लस का 2। अब प्लस को करेंगे हम, 140 प्लस का है और ये 2 भी क्या है, प्लस का है। 140 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 142 माइनस कितना 4। अब 142 में 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 138। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 138। ये दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपन को एक क्वेश्चन कन्फर्म में इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको अपन को क्या करना है, पहले लिख लेना है। जो निर्देशन दिया जाए कि इसमें निर्देश दिया गया है कि यदि माइनस का अर्थ गुणा है, डायरेक्ट ये सॉल्यूशन मत करना। जो ये श्रृंखला दी हुई है इसी का सॉल्यूशन मत करना। जो क्वेश्चन दे रखा है उनका चिन्ह, जो अपन को दे रखे हैं ना, उनके चिन्ह बदलो सबके, कि ये माइनस है तो माइनस की जगह अपन को क्या करना है, गुणा करना है। भाग की जगह अपन को क्या करना है, माइनस करना है। और गुणे की जगह अपन को क्या करना है, प्लस करना है। और प्लस की जगह अपन को क्या करना है, भाग करना है। इस प्रकार समीकरण को वापस अपने क्वेश्चन अनुसार आप बनाओ, फिर उसका सॉल्यूशन करो, और फिर जो आंसर आए ना वो करेक्ट इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मूर्तिकार प्रतिमा और कवि, और अपन को क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि मूर्तिकार का काम क्या होता है, प्रतिमा बनाता है। जो मूर्तिकार है ना वो कलाकार किसका करता है, क्या बनाता है, प्रतिमा का बनाता है। मूर्तिकार हमेशा क्या बनाता है, मूर्तियां बनाता है। तो मूर्तियां क्या बनाता है, मूर्तिकार बनाता है। तो कवि उसी प्रकार कवि क्या बनाता है, कवि क्या करता है, कविता लिखता है। ठीक है ना, कवि क्या लिखता है, कविता लिखता है। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या आ जाएगा, कवि क्या लिखता है, कविता लिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन है नींव बोहन। बोहन के लिए क्या करते हैं अपन, नींव डालते हैं। नींव डालने के बाद ही भवन का निर्माण होता है। उसी प्रकार संविधान क्वेश्चन मार्क, संविधान बना रहे हैं अपन, किसके लिए बना रहे हैं, सरकार के लिए। संविधान किसके लिए हो जाएगा, सरकार के लिए। अब अगला क्वेश्चन है धागा। धागा से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो तार से क्या बनता है, रस्सी बनती है क्या, नहीं। रस्सी का संबंध तार से है, नहीं। दरवाजा, नहीं। दरवाजा तो लकड़ी का भी बन सकता है। फिर क्या है, जाली और टेलीग्राफ। तो इससे क्या बनेगा, जाली बनती है। तार से क्या बनती है, जाली बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब अगला, अब एक क्वेश्चन अपन को पूछेगा कैलेंडर से। कैलेंडर का क्वेश्चन कौन सा भी आ सकता है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, आने वाले कल के 3 दिन बाद यदि वार सोमवार है, आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाला कल है ना उसके 3 दिन बाद यदि वार सोमवार है तो बीते कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन था। ऐसे क्वेश्चन में अपन को एक ही काम करना है कि कल 2 आते हैं, एक तो आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। जैसे अपन किसी के पास कोई बुक ले लेते हैं तो ऐसे बोल देते हैं कि कल दे दूंगा, मैं आज पढ़ के कल दे दूंगा, समझ गए ना। तो कल दे दूंगा। अब अपन क्या करते हैं, वो कल वो पुस्तक दे देते हैं और अगला उस पुस्तक को भूल जाता है और अपन को क्या कहता है अगले दिन वापस कि यार वो पुस्तक मेरे को वापस नहीं दिए। तो उसने क्या बोला कि पुस्तक दिए नहीं, तो वो अगला क्या बोलेगा कि मैंने तो वो पुस्तक क्या दे दी थी, कल ही दे दी थी।
तो उसने क्या बोला, कल ही दे दी थी, तो पहले दे दी ना। तो इसी प्रकार कल कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो आज और कल, और फिर आज से पहले वाला कल, पहले वाला कल गया ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आने वाले कल के 3 दिन बाद यदि वार सोमवार है, आने वाले कल के 3 दिन बाद आ रहा है ना, तो आज फिर कल फिर आज। तो क्या है कि आज लिख लो, फिर आज से कल और एक कल पहले। तो आज आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल, तो आज और ये कल, और ये कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है। तो 1 2 और 3, अपन क्या लिख लिए, 3। यदि वार सोमवार था, ये 3 है ना, इस दिन वार क्या था, सोमवार था। इस दिन वार क्या था अपन को, सोमवार था। तो बीते कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आज और ये कल, और ये कल के बीते 4 दिन, तो 1 2 3 और ये 4 के दिन कौन सा दिन था, तो ये इस दिन तो क्या था, सोमवार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इससे पहले क्या आ जाएगा, सोमवार से पहले क्या आता है, यहाँ रविवार आ जाएगा, यहाँ शनिवार आ जाएगा, यहाँ शुक्रवार आ जाएगा, और यहाँ बृहस्पतिवार आ जाएगा। शुक्रवार के बाद में गुरुवार आ जाएगा, सॉरी, फिर बृहस्पतिवार आ जाएगा, फिर मंगलवार आ जाएगा, फिर सोमवार आ जाएगा, फिर इससे बाद में क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, शनिवार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। या अपन ऐसे दूसरा क्वेश्चन है कि बीते कल के 3 दिन पहले यदि वार मंगलवार था, तो आने वाले कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आने वाले कल के, बीते कल, ये आज लिख लो, ठीक। अब ये यहाँ कल आ जाएगा, एक तो आने वाला कल, और एक ये पहले बीता हुआ कल हो जाएगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीते कल के 3 दिन पहले, बीते कल बीत गया उसके 3 दिन पहले, तो 1 और ये 2 और ये 3 दिन पहले क्या वार था, मंगलवार था। इस तीसरे के दिन क्या था, मंगलवार था। तो आने वाले कल के 5 दिन बाद, ये आज और ये कल, और आने वाले 5 दिन बाद 1 2 3 और ये 4 और ये क्या हो जाएगा, 5। इसी 5वें दिन क्या, कौन सा दिन होगा, तो इस दिन क्या है, मंगलवार। तो इस दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार के बाद में ये जुड़ते जाएंगे, मंगलवार के बाद में बुधवार, फिर बृहस्पतिवार या गुरुवार, बृहस्पतिवार बोल दो या गुरुवार बोल दो, फिर गुरुवार के बाद में शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, और फिर शुक्रवार। इस प्रकार इस दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। क्वेश्चन को समझो आप कि बीते कल, कल बोल रहा है, तो पहले लिखो अपन को आज के बाद में भी कल होता है और बीता हुआ कल होता है, ठीक। फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वार मंगलवार था, बीते कल के 3 दिन पहले, ये बीता हुआ कल तो ये है, आने वाला कल तो ये है, बीते हुआ कल ये है। तो इस बीते हुए कल के 3 दिन पहले 1 2 और इस तीसरे दिन क्या था, मंगलवार था। तो आने वाले कल, ये आने वाला कल ये है ना, इसके 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 1 2 3 4 और इस 5वें दिन अपन को पूछ रहा है। तो इस दिन क्या था, मंगलवार। तो इस अगले वाले दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। इसके अगले वाले दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। इसके अगले वाले दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। इस दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। इस दिन क्या हो जाएगा, रविवार। इस दिन क्या हो जाएगा, सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार और फिर शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। इसका राइट आंसर 13 है। क्वेश्चन को वापस देखना एक बार। कक्षा में कुल 20 छात्र हैं, छात्रों की संख्या कुल कितनी है, 20। राजेश का बाएं से 8वां स्थान है, तो बताइए राजेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो इसका सूत्र है कि कुल छात्र संख्या माइनस एक छोर की रैंक, चाहे वो बाएं हो या दाएं हो या प्रथम छोर हो या अंतिम छोर हो, तो माइनस एक छोर की रैंक प्लस 1 कर दो। तो 20 माइनस 8 प्लस 1, 20 में से 8 गए तो कितने बच्चे, 12। तो 12 प्लस 1 बराबर कितने हो गए, 13। तो राजेश का दाएं से कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12 मीटर लंबे लकड़ी के लट्टे में से रोजाना 1 मीटर काटता है। एक व्यक्ति है, 12 मीटर लंबे लकड़ी का एक कोई लट्टा है, में से रोजाना 1 मीटर काटता है। रोज क्या करता है, वह 1 मीटर काटता है, 12 मीटर का है, रोज 1 मीटर काटता है, वह उसके 12 टुकड़े कितने दिन में कर देगा। अब इसको इस ज्यादा गहराई से मत सोचना कि 12
एक दिन में 1 मीटर काटता है तो 12 मीटर का टुकड़ा 12 दिन में करेगा। इसका राइट आंसर ये नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको अच्छे से देखना कि 12 मीटर लंबा क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है। 12 मीटर क्या है, लकड़ी का 11। अब 11 कैसे आया कि वो अंतिम टुकड़ा बचेगा, उसको काटने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अंतिम बच गया ना, तो इसलिए उसको कितने दिन लगेंगे, 11 दिन लगेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, जैसे अपन देख भी लेते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये कोई टुकड़ा है, ठीक, ये कोई टुकड़ा है, इसको एक एक टुकड़ा 1 दिन का काटता है, तो ये 1 दिन का 1 टुकड़ा, ये 2 दिन का 2, 3 दिन के 3, 4 दिन के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये 12 वाले को काटने की जरूरत है क्या, ये तो 1 टुकड़ा बच गया ना, तो 11 दिन में कितने के टुकड़े काट देगा, 12 टुकड़े काट देगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि एक रुमाल का एक कोना काट दिया जाए तो शेष कितने कोने बचेंगे। एक रुमाल का एक कोना काट दिया जाए तो शेष कितने कोने बचेंगे। अब ये मानो रुमाल है, ये क्या है, रुमाल है। अब इसका एक कोना काट दो, ये एक कोना काट दिया ना मैंने। अब इसके कोने गिनो कि कितने कोने बचते हैं, 1, 2, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, तो कितने कोने बचेंगे, 5 कोने बचेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक, अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बाड़े में कुछ मुर्गियां और खरगोश हैं। एक बाड़ा है, उसमें कुछ मुर्गियां हैं और खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या गिनते हैं तो 27 होते हैं। यदि उनमें सिरों की संख्या गिनते हैं तो कितनी होती है, 27 होते हैं। और पैरों की संख्या गिनते हैं तो 78 होते हैं। तो बताइए उस बाड़े में मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो बताइए, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसके लिए एक सूत्र है, नोटबुक में लिखिए कि जानवरों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है पैरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा दोनों जानवरों के पैरों का अंतर। सूत्र है सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा दोनों जानवरों के पैरों का अंतर। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि एक बाड़े में कुछ मुर्गियां सिरों की संख्या गिनते हैं तो 27 होते हैं, वह पैरों की संख्या गिनते हैं तो 78 होते हैं। तो बताइए उस बाड़े में मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो पहले अपन को ये देखेंगे कि खरगोश है और एक क्या है, मुर्गियां हैं। मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2। ठीक, खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4। खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4। और मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2। अब खरगोश के 4 होते हैं, मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो सूत्र क्या था अपने के पास में कि सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा दोनों जानवरों के पैरों का अंतर। तो दोनों जानवरों के पैरों का अंतर कितना हो गया, खरगोश के 4 पैर, मुर्गी के 2 पैर। तो 4 माइनस 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 2। ठीक, और ऊपर क्या है कि सिरों की संख्या कितनी दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, 27। तो 27 माइनस पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 78। तो पैरों की संख्या 78 बटा 2, 27 माइनस 78 बटा 2। तो 2 से 78 कटा तो कितनी बार, 39 बार। तो 27 माइनस 39 तो कितना आ गया, माइनस का 12। माइनस का कितना आया, 12। अब यहां भी देखो एक सोचना कि ये माइनस का 12 आ रहा है। यदि मान ऋणात्मक आता है तो ज्यादा पैरों वाला जानवरों का मान आएगा। यदि ऐसी क्वेश्चन में माइनस में मान आता है ना, तो उस मान किसको देंगे, ज्यादा पैर वाले जानवरों को देंगे। या मुर्गी, अब देखो मुर्गी में खरगोश में ज्यादा पैर किसके हैं, खरगोश के 4 पैर हैं, मुर्गी के 2 ही हैं। तो ये मान किसका दिया जाएगा, खरगोश को। अतः यहाँ खरगोश की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 12। ठीक, खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, मुर्गियों की संख्या हो जाएगी कि सिर कितने, 27। सिर कितने, 27। अब इस सिरों में 27 तो किसके, 27 कुल हैं, इसमें मुर्गियां भी हैं और खरगोश भी हैं, जिनमें 12 तो क्या हैं, खरगोश हैं। सिर कितने, 27। तो 27 माइनस 12 बराबर कितना हो गया, 15। अतः यहाँ मुर्गियों की संख्या तो कितनी, 15, खरगोश की संख्या कितनी, 12। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बाड़े में मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15। लिख लेना आप, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा। इस 13 की जगह क्या कर दो 15, राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है दिशा का। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो अमित आरंभिक या प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये कौन सा क्वेश्चन है, दिशा का क्वेश्चन है। अब दिशा कितनी 4, मुख्य दिशाएं 4 होती है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। या इसको क्लॉकवाइज घुमाए तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो ईशान कोण बनता है। उत्तर पूर्व के बीच में कौन सा कोण बनेगा, ईशान कोण। उत्तरी पूर्व कोण कौन सा है, ईशान कोण, ईशान कोण बनता है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्व और दक्षिण या दक्षिण पूर्व के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो कौन सा कोण बनता है, अग्नि कोण। दक्षिण पूर्व में कौन सा कोण बनता है, अग्नि कोण। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा कोण बनता है, नेत्र कोण। दक्षिण पश्चिम में कौन सा कोण बनेगा, नेत्र कोण। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण बनेगा, वायु कोण। तो मुख्य दिशाएं तो पूछे तो कितनी 4, उप दिशाएं पूछे तो कितनी 4। उप दिशाएं कौन कौन सी होगी कि उत्तर पूर्व है, और ये दक्षिण पूर्व है, और ये कौन सी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। इस प्रकार मुख्य दशाएं 4 होती है। मुख्य दशाओं की संख्या कितनी होती है 4, मुख्य दशाओं की संख्या 4, और उप दिशाओं की संख्या भी कितनी 4, और उप दिशाओं की संख्या भी कितनी 4। उप सहित मूल दिशा कितनी हो गई 8। ये 4 मुख्य और ये उप दिशा, तो कुल कितनी हो गई 8। तो क्वेश्चन कैसे पूछे कि उप सहित मूल दिशा कितनी है 8, और कुल दिशा क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए कि कुल दिशा कितनी है, तो कुल दिशा कितनी है 10 है। ये 10 कौन सी हुई, 8 तो ये होगी और एक ऊपर और एक नीचे वाली, इसको काउंट करेंगे तो कुल दिशाएं कितनी होगी 10 है। ये 2 दिशा कौन सी है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार दशाएं, कुल दशा पूछे तो 10, मुख्य दशा पूछे तो 4, उप दिशाएं पूछे तो 4, उप सहित मूल दिशा पूछे तो 8। या क्वेश्चन पूछे कि उत्तर पूर्व के बीच में कौन सा कोण बनेगा, ईशान कोण। और पूर्व या दक्षिण पूर्व के बीच में कौन सा कोण बनेगा, अग्नि कोण बनेगा। या दक्षिण पश्चिम में कौन सा कोण बनेगा, नेत्र कोण बनेगा। या उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सा कोण बनता है, वायु कोण बनता है। अब ये क्वेश्चन है कि अमित, क्वेश्चन क्या है कि अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। इसके लिए एक ही है कि जिस प्रकार घड़ी चलती है ना, उस प्रकार लिख लो आप, उस प्रकार लिख लो कि दिशाएं ऐसी होती है कि N E S W, यही है दिशा, ये 4 दिशा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो इस प्रकार राउंड कर दो इनका। तो क्या लिख दो यहाँ N E S और इसके नीचे ये W, N E S W। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर किया, तो पूर्व कौन है, के सामने कितनी लिख दो 15 किलोमीटर लिख दो। ये कितनी है 15 किलोमीटर गया। वह बाएं मुड़कर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बाएं मुड़कर, तो इसमें ये की याद बात रखना, ये ऊपर वाला क्या होता है बायां, और ये नीचे क्या है दायां। ठीक, यदि आप NESW, यदि आप शुद्ध में लिखते हो ऊपर नीचे NESW लिखते हो, तो ऊपर तो क्या है बायां, नीचे क्या है दायां। या आप क्वेश्चन में ऐसे लिख देते हो NESW, ऐसे लिखना है, इसको ट्रिक है ये NSWN की। तो इधर वाला ये हो गया ना, तो इधर तो क्या आ जाएगा, ये तो क्या है दायां, इधर तो क्या है दायां, और इधर क्या है बायां, इधर क्या है बायां। और ऊपर वाला पूछे तो ऊपर क्या है बायां, नीचे क्या है दायां। तो या तो आप NESWN ऐसे लिख लो, या ऊपर नीचे वाला लिख लो।
तो जहां भी संख्याएं पूछे जैसे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो आप ऊपर नीचे लिख लो, या आपको केवल ऐसे ही पूछे कि उत्तर में जाता है, फिर दायां घूमता है, फिर बायां घूमता है, फिर इधर घूमता है, फिर उधर घूमता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे संख्या ही नहीं दे तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप इसको ऐसे लिखोगे कि NESWN, ऐसे लिखोगे। हमेशा कैसे लिखोगे? NESWN, इस प्रकार से लिखोगे यदि संख्याएं नहीं दे दो। और यदि संख्याएं दे रखी है तो आप हमेशा कैसे लिखोगे? NESW और NESWN। तो अमित पूर्व में कितने किलोमीटर चला? 15 किलोमीटर। तो E बराबर 15 किलोमीटर, E का मतलब पूर्व है, तो पूर्व में कितने किलोमीटर चला? 15 किलोमीटर। तब वह बाएं मुड़कर, अब मैंने क्या कहा था? ऊपर जाए तो क्या? बायां, ठीक, और नीचे जाए तो दायां। तो ऊपर चलो। अब ये क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर चल के बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब ऊपर, बाएं का मतलब क्या हुआ? ऊपर, बाएं का मतलब क्या हुआ? ऊपर। तो ऊपर चला दो। तो ऊपर कितना चलता है? बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो इससे ऊपर क्या? एन में कितना चलता है? वह 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़कर, अब ऊपर की संख्या नहीं है ना, इसलिए एन को लास्ट में भी लेते हैं। तो इस एन के ऊपर क्या जाएगा? डब्लू। अब इस डब्लू में क्या चलता है? 15 किलोमीटर। अब यहाँ क्या लिख दो? 15 किलोमीटर चलता है। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक ही है कि एन हमेशा इस एस से कटता है, एन हमेशा एस से कटता है, ई हमेशा डब्लू से करता है। ई हमेशा किससे करता है? डब्लू से करता है। एन हमेशा एस से करता है, ई हमेशा डब्लू से करता है, ठीक। और जो बच गया ना वो रह जाएगा। तो ई में कितने? 15, और डब्लू में भी कितने? 15। तो 15 से 15 कट गया, बच गया कितना? 5। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो अमित आरंभिक या प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर पर। अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर पर। या अमित प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूरी पर है? 5 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक। क्वेश्चन इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पूजा अपने घर से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चली। पूजा है वह अपने घर से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। वह दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं ओर मुड़कर चलती है। फिर वह क्या करती है? दाएं ओर मुड़कर चलती है। पूजा नाम की लड़की है जो अपने घर से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चली। अपने घर से दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर चलती है? 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं ओर मुड़कर चली। बताइए अब वह किस दिशा में जा रही है? तो इसमें संख्या है, संख्या आते ही मैंने क्या कहा था? ऊपर नीचे लिख दो। तो NESW और N, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है कि अपने घर से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चली। एस यानी साउथ, साउथ यानी दक्षिण, यहाँ 2 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं ओर चली, तो ऊपर जाए तो बायां, नीचे जाए तो दायां। तो एस से नीचे क्या है? डब्लू। तो दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चली। तो डब्लू में कितनी? 4 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं ओर मुड़ी, फिर वापस दाएं मुड़ी, तो इस एन पर आ गई ना। तो अब वह किस दिशा में चल गई? तो किस दिशा में है? एन। एन का मतलब उत्तर, तो इसका आंसर क्या जाएगा? उत्तर। तो वह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। क्वेश्चन वापिस समझना इसको, क्वेश्चन वापिस समझना कि पूजा अपने घर से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं ओर मुड़कर चली। बताइए अब वह किस दिशा में जा रही है? तो ऐसे ही है कि NESWN लिख लो, ठीक। वह क्या है कि 2 किलोमीटर चली दक्षिण में, एस का मतलब दक्षिण। इसमें कितनी चली? साउथ 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है। मैंने कहा क्या कहा? ऊपर जाए तो बायां, नीचे जाए तो दायां। ये तो क्या हो जाएगा? दायां। और ये क्या हो जाएगा? बायां, ठीक। ये क्या हो जाएगा? बायां। तो ये क्या कर रहा है? दाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर चली। तो नीचे, तो एस के नीचे क्या है? डब्लू। यहां कितने किलोमीटर चली? 4 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं और मुड़ी, इसे डब्लू के नीचे कौन? एन।
दाएं और मुड़ी तो W के नीचे N, तो ये है यहाँ आ गई, पूजा क्या आ गई, यहाँ आ गई। तो अब वह बताइए वो किस दिशा में है, तो इससे आगे तो वो कहीं नहीं जा रही है ना, तो अब ये किस दिशा में है, N, N का मतलब उत्तर दिशा में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, उत्तर। अगला क्वेश्चन है, यदि आप उत्तर को चलते हैं, यदि आप उत्तर को चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ जाते हैं और उसके बाद बाएं चलते हैं, तो अब बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे लिख लो, NESWN, NESWN, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आप उत्तर को चलते हैं, इस उत्तर को चलते हैं, ये उत्तर है, यहां से आप चलोगे, दाएं मुड़ते हो, मैंने क्या कहा, ऐसे ऐसे है, तो इस ओर तो दायां और इस ओर बायां, यदि आप इधर चलोगे तो बायां, इधर चलोगे तो दायां, तो दायां चलता है, दाएं मुड़ते हो, अब यहां आ गया, दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ता है, फिर यहां दाएं मुड़ता है, उसके बाद बाएं चलता है, ये यहाँ है ना, ये दाएं घूमता है, तो अब वापिस ये बाएं चलता है, इधर तो दाएं जाएगा, इधर की तरफ तो दायां और इधर की तरफ बायां, तो यहां से वापिस आओ यहाँ, ये क्या है, बायां चलता है। ठीक, तो ये बताइए आप अब किस दिशा में है, तो इस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, पूर्व। ठीक, क्वेश्चन वापिस देखना, यदि आप उत्तर को चलते हैं, यदि आप उत्तर को चलते हैं, दायां मुड़ते हैं और फिर दायां मुड़ जाते हैं, उसके बाद बायां चलते हैं, तो बताया आप किस दिशा में हैं। क्वेश्चन को समझ लेना, यहां से 2 या 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, संख्याएं चेंज होगी, क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आएगा। तो क्वेश्चन देखना, NESWN, आप लिख लो, इधर जाएं तो क्या हो जाएगा, दायां, ठीक, इधर जाएं तो क्या हो जाएगा, बायां, ठीक, तो अपन क्या है, इधर जाएं तो क्या हो जाएगा, दायां, इधर जाएं तो क्या हो जाएगा, बायां, तो उत्तर को चलते हैं, ये यहां है, यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, ये उत्तर को चलती है, दाएं मुड़ती है, दायां मुड़ा दो, ये इधर जाएंगे ना तो दायां इधर, ये दायां मुड़ गया, दाएं दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, वापिस दायां मुड़ा दो, ये दायां आ गया, मुड़ते हैं और उसके बाद बायां चलते हैं, बायां किधर चलेंगे, इधर तरफ चलेंगे ना, तो इधर चला दो, ये बायां इधर आ गया, तो अब बताइए वो किस दिशा में है, तो ई में है, यही है ना, दाएं यही है ना, तो ई का मतलब पूर्व है, ई का मतलब ईस्ट, ईस्ट यानी पूर्व है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि ई बराबर 5 है और AMENDMENT बराबर 89 है, तो SECRETARY बराबर कितना है। इस प्रकार का क्वेश्चन को एक है, इस प्रकार का क्वेश्चन देखना कैसे सोल्व होता है। ई बराबर 5 है, अब ई का मतलब 5, तो EBCD में ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पर, ABCD और ई, ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर और ई 5 नंबर, तो ई का नंबर कितना, 5, ई का नंबर कितना, 5। इस प्रकार ए का नंबर कितना, 1, एम, फिर ANDMENT बराबर कितने, 89, बराबर कितने, 89, बराबर कितने हैं, 89 हैं। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पर, ए कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, ठीक, एम कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, तो एम में कितना जोड़ दो, 13 जोड़ दो, फिर ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, फिर एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, और फिर एन के बाद में डी, डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, प्लस 4 जोड़ दो और फिर प्लस, फिर एम कितने नंबर पे, वही एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, फिर वापस जोड़ दो, फिर ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, और फिर एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, और फिर टी कितने नंबर पे, टी कितने नंबर पे, टी कितने नंबर पे आता है, तो टी कितने नंबर पे आएगा, एस टी, एस टी, एस कितने पे, 19 पे, टी कितने पे, 20 पे, तो 20 नंबर लगा दो। अब इनको काउंट कर लो, अब इनको काउंट कर लो, 1 + 13 बराबर कितने, 14, 14 और +5 बराबर 19, 19 + 14 बराबर
+4 बराबर +13 +5 +14 +20 बराबर कितना योग हो जाएगा 89। इन सबको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 89। इस प्रकार अपन को SECRETARY का मान ज्ञात करना है। तो S कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे आता है। S कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे आता है। S कितने पे 19 पे। S के बाद में क्या आ रहा है E कितने नंबर पे 5 नंबर पे। E कितने नंबर पे आता है 5 पे। फिर क्या है C कितने नंबर पे 3 नंबर पे। फिर R कितने नंबर पे। फिर क्या आ रहा है R आ रहा है ना। और तो R कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे। फिर E वापिस आ गया। E कितने नंबर पे 5 नंबर पे। फिर T आ गया तो S 19 T 20 तो T कितने नंबर पे 20 नंबर पे। फिर वापिस A आ गया। A 1 नंबर पे। फिर R 18 नंबर पे। और फिर Y कितने नंबर पे YZ तो Y कितने नंबर पे 25 नंबर पे। अब इन सबको काउंट करेंगे 19 + 5 + 3 + 18 + 5 + 20 + 1 + 18 + 25। अब इन सबको काउंट करेंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी। इनका कितना मान आ जाएगा। इन सबको काउंट करेंगे तो 114। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 114। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है NUMBER नंबर के बराबर क्या है UNBMRE। तो GHOST बराबर क्या होगा। GHOST बराबर क्या होगा। अब इसमें दिमाग लगाओ कि NU। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये अगला वाला है ना इसको केवल इतना ही चेंज कर रहा है। कितना चेंज कर रहा है शुरू के 2 अक्षर चेंज कर रहा है। स्टार्ट के 2 अक्षर चेंज कर रहा है N और U को। अब N और U को क्या कर रहा है उल्ट रहा है। यहां क्या कर रहा है U पहले और N बाद में। अगले वाला तो ऐसे का ऐसा है। देखो इसमें क्वेश्चन में अगले वाला ऐसे का ऐसा है ना। अगले वाला ऐसे का ऐसा है क्या नहीं है। हर अक्षर 2 अक्षर ले रहा है। हर दो की जोड़े ले रहा है। दोनों को क्या कर रहा है उल्ट रहा है। इसे NU। अब इस NU को क्या कर रहा है उल्ट रहा है। इसको क्या बनाना है UN। इसको क्या बना रहा है UN। और ये MB है ना इसको क्या बना रहा है BM। इसको भी क्या कर रहा है उल्ट रहा है। ये विपरीत कर रहा है उल्ट रहा है। फिर ये ER है इसको क्या कर रहा है RE। इसको क्या कर रहा है RE। इसी प्रकार हमें GHOST को करना है। GHOST को करना है तो HG तो HG है GH है तो GH में H को पहले लिख दो तो H और G HG हो गया। फिर OST है 2 अक्षर ले लो OST है। अब इसको भी क्या कर दो विपरीत कर दो। तो विपरीत नहीं उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा SO और बच गया क्या T। तो ये कौन से ऑप्शन में है ये वाला कौन से ऑप्शन में है देखो तो HGSOT तो ये कौन से नंबर पे है 3 नंबर पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 HGSOT। इस प्रकार के 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस प्रकार के 1 या 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म आपको पेपर में देखने को मिलेगी। संख्याएं चेंज होगी ये तरीका यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो DHL PTX DHL PTX BFG और ये अगला वाला अपन को पूछ रहा है कि इसके आगे आगे क्या आएगा। अब देखो DHL PTX इसी प्रकार ये आगे भी है ठीक। अब देखो अब डीर एच अब इसके आगे क्या है कितने का है प्लस का 4 है ABCD डी कितने नंबर पे 4 EFGH। अब डी और एच के बीचने में कितने का बीच गैप है 4 का। अब एच और एल के बीच भी कितने का गैप है 4 का। और एल और ये क्या है P इसके बीच भी 4 का। और P और T इसके बीच भी 4 का। इसी प्रकार सब में कितने का गैप है 4 का। अब आगे भी ऐसे ही गैप अपन को 4 का गैप करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा NRV कितने का अंतर है 4 का। आगे ऐसे ही श्रृंखला रखो आप चालू। तो NRV इसका आंसर क्या आ जाएगा NRV इसका आंसर क्या आ जाएगा अब इसके बाद में अगला टॉपिक आता है पेपर के अंदर
शिक्षक अभिवर्ती एवं अभिरुचि परीक्षण। इस प्रकार के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, शिक्षक अभिवर्ती एवं अभिरुचि परीक्षण। अब इसमें पहला क्वेश्चन है सफल नेतृत्व होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सफल नेतृत्व कौन सा होता है, प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित, समूह तांत्रिक। तो सफल नेतृत्व कौन सा होता है, प्रजातांत्रिक। सफल नेतृत्व कौन सा होता है, प्रजातांत्रिक, जिसमें सबका क्या सहमति रखते हो, इसमें क्या है प्रजातांत्रिक, मतलब कि प्रजा की भी सहमति हो। सफल नेतृत्व होता है सबकी सहमति हो उसमें। फिर अगला क्वेश्चन है विद्यालय में नेता का पद किससे प्राप्त होता है। जो विद्यालय होती है ना उसमें नेता का पद किससे प्राप्त होता है, तो विद्यालय का नेता कौन होता है, शिक्षक। तो किसको प्राप्त होगा, ये शिक्षक को। तो क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में नेता का पद किससे प्राप्त होता है, शिक्षक को। इसका आंसर क्या आ जाएगा, शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है। एक नेता होता है ना उसमें किस गुण का होना आवश्यक है, अधिकारवादिता का, रोबिला व्यक्तित्व का, प्रभावशालिता का, मुस्कुराता चेहरा का। तो एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है, मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए। वो कभी आलसी नहीं हो, मुस्कुराता रहना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए। तो एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है, मुस्कुराहट चेहरा होना चाहिए, मुस्कुराहट चेहरा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होते हैं। शिक्षक एवं संस्था प्रधान मतलब कि अध्यापक और जो प्रधानाध्यापक होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो शिक्षक और प्रधानाचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर का इसका सटीक आंसर होगा। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा। आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और एक छात्र उठ के क्या कर रहा है, आपको प्रश्न पूछ रहा है जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, आप कक्षा में हैं, आप टीचर हैं और आप पढ़ा रहे हैं और एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, उसे डांट कर बैठा देंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे या दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। तो उसे डांट कर बिठा देंगे। इस प्रकार का तो कोई भी काम नहीं कर सकते अपन। बच्चा प्रश्न पूछ रहा तो उसको डांटेंगे क्यों, प्रश्न को गलत कह रहा कर चुप कर देंगे, नहीं जी, प्रश्न को गलत कह रहा कर चुप भी नहीं करेंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। दूसरे दिन क्यों, यदि आता है तो उसी दिन बता देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका सटीक आंसर 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कक्षा में उचित संप्रेक्षण हेतु आवश्यक व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन क्या है कि कक्षा में उचित संप्रेक्षण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। गलत बात है। पूर्ण रूप से नाटकीय क्यों होना चाहिए, पूर्ण रूप से नाटकीय नहीं होना चाहिए। तो इसका ये क्या है, आंसर गलत है। ये पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय न होकर वास्तविक व सहयोगात्मक होना चाहिए। आप पढ़ा रहे हो तो नाटकीय न होकर क्या होना चाहिए, वास्तविक व सहयोगात्मक होना चाहिए। अब ये संप्रेक्षण है, विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना, उसको बोलते हैं संप्रेक्षण। अगला क्वेश्चन है विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन है। विद्यालय समाज का छोटा रूप है, ये कथन क्या है, ये कथन क्या है, सत्य है। विद्यालय समाज का छोटा रूप ही तो होता है ना, ये कथन सत्य है। और ये कथन किसका है, जॉन डीवी का। ये कथन जॉन डीवी का है क्योंकि समाज द्वारा निर्मित होता है विद्यालय भी किसके द्वारा निर्मित होता है, समाज द्वारा। तो विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन एकदम सत्य है। और ये किसने कहा था, ये कथन किसने दिया था, जॉन डीवी ने। किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। अगला क्वेश्चन है आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है। आपके मतानुसार शिक्षक का मौलिक गुण कौन सा है। तो हंसमुख स्वभाव का, आकर्षण वेशभूषे का, अच्छा व्यक्तित्व का, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो आपके मतानुसार शिक्षक का मौलिक गुण क्या होना चाहिए, हंसमुख थोड़ी से होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराता रहना चाहिए, ये थोड़ी ना है।
टाइम टाइम पे हंसना भी चाहिए, टाइम टाइम पर हर काम होना चाहिए। तो हंसमुख स्वभाव, हमेशा हंसमुख नहीं होना चाहिए। आकर्षण वेशभूषा, टीचर है उसको कुछ आता नहीं और अच्छी अच्छी रोज नई नई ड्रेस पहन के आता है, तो आकर्षण वेशभूषा भी नहीं है, उसमें गुण भी होने चाहिए। तो अच्छा विधियों का ज्ञान ये भी नहीं है। तो अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या होना चाहिए? उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा है, उसमें यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, या हिंदी पढ़ा रहे हैं, या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो सभी छात्र जवाब नहीं दे रहे, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लास में, कोई भी छात्र आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, या कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। तो आप क्या करेंगे? कक्षा में पाठ को दोहराएंगे, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, समझ में आता तो वो जवाब देते ना। तो कक्षा में पाठ को वापिस आप क्या करेंगे? दोहराएंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प देंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो जो ऑप्शन कट रहे हैं उनको काट दो। संकल्प देंगे क्या? नहीं, बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प कैसे देंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे, पोस्टर द्वारा कितनी जागृति लाएंगे? नहीं ला सकते ना। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? जनता को जागरूक करेंगे। जनता को क्या करेंगे? जागरूक करेंगे। तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? जनता को जागरूक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार, आपका यह युवा व्यवहार होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा? ये क्वेश्चन ठीक कर लेना। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? ऐसा क्वेश्चन है ये, कि आप पढ़ा रहे हो, उसी में आपका दोस्त है, उसका एक अपना क्या आ रहा है? उसका बेटा क्लास में आ रहा है, तो उसके प्रति आपका कैसा व्यवहार होगा? अनुशासित होगा, या पक्षपात पूर्ण होगा, या सामान्य छात्र की बाती होगा, या पुत्र की बाती होगा? तो किस प्रकार का होगा? अध्यापक के लिए तो सभी बच्चे क्या है? समान है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि सामान्य छात्र की बाती उसकी तरफ भी व्यवहार होगा, तो उसका व्यवहार कैसा होगा? सामान्य छात्र की बाती। तो शिक्षक का व्यवहार सामान्य छात्र की बाती करेगा। शिक्षक व्यवहार किस प्रकार करेगा? सामान्य छात्र की बाती। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम किसका है? छात्रों से मित्रतापूर्ण व्यवहार का, पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का, अनुभव का, प्रशिक्षण का। तो आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम किसका है? आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और परिणाम अच्छा आ रहा है, तो इसमें किसका प्रभावी शिक्षण है? आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम क्या है? आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और अच्छा परिणाम आ रहा है, तो इसके लिए क्या है कि आपको पाठ्य पुस्तक पर अधिकार है, आप पर पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का, पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का इसमें परिणाम है कि आप पढ़ा अच्छा रहे हो, संप्रेषण अच्छा कर रहे हो, टाइम टाइम पे शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हो। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा कि पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षण क्या है? एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षक व माता पिता के मध्य, छात्र एवं शिक्षक के मध्य, छात्र व छात्र के मध्य, शिक्षक छात्र और विषय वस्तु के मध्य। तो शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया किसके मध्य है? छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु के मध्य। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया किन किन के मध्य है? शिक्षक के मध्य भी है, छात्र के मध्य भी है। अब शिक्षक छात्र पढ़ाएगा तो पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु तो होना आवश्यक है ना। तो शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु के मध्य शिक्षण पारस्परिक क्रिया है। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? 4 नंबर का, शिक्षक, छात्रों और विषय वस्तु के मध्य। अगला क्वेश्चन है, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है, आपके मतानुसार सीखने हेतु व्यक्ति में क्या होना आवश्यक है? जिज्ञासा का होना आवश्यक है।
जिज्ञासा का होना आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर का जिज्ञासा। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? आपकी राय में एक अच्छा शिक्षक है उसके लिए क्या होना आवश्यक है? अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, एक प्रभावी अन्वेषक होना, अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। तो कैसा होना चाहिए? शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो। वह टीचर, वह अध्यापक या वह शिक्षक किसके प्रति प्रतिबंधित हो? शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबंधित हो। तो एक आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। कक्षा में संवाद होना चाहिए। कक्षा में संवाद होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सर्वसाधारण केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। तो कक्षा में संवाद कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित। जिस प्रकार बच्चे चाहते हैं उसी प्रकार पढ़ाइए। वर्तमान में एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 के तहत सरकार ने भी कहा है कि जो बच्चे पढ़ते हैं बच्चों के अनुसार शिक्षा दी जाए। कक्षा में संवाद होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण है। संप्रेषण क्या है? कला है या भाषा का आदान प्रदान है या शैक्षिक योग्यता है या कला एवं विज्ञान दोनों है। तो संप्रेषण क्या है? कला एवं विज्ञान दोनों है। संप्रेषण कला एवं विज्ञान दोनों है। अगला क्वेश्चन है आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद क्या है? आप अध्यापक बनने जा रहे हो, इसके प्रति आपका मकसद क्या है? ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, एक तो आप ट्यूशन कोचिंग खोल के धन प्राप्त करना है या जीविका उपार्जन हेतु करना है, या अपनी जीविका चलाने के लिए बन रहे हो टीचर, या समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना है, या शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना है। तो आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद क्या है? समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। अगला क्वेश्चन है शिक्षक हेतु अत्यंत उपयोगी है। शिक्षक के लिए क्या उपयोगी है? छात्रों से विचार विमर्श उपयोगी है, प्रधानाध्यापक से नियम पूछे, सभी शिक्षकों से बातचीत करे, या कैंटीन में चाय पीना। शिक्षक हेतु अत्यंत उपयोगी क्या है? शिक्षक हेतु अत्यंत उपयोगी क्या है? तो शिक्षक हेतु अत्यंत उपयोगी क्या है? सभी शिक्षकों से बातचीत करे। सभी शिक्षकों से बातचीत करे या सभी अध्यापकों से घुल मिलकर रहे, सबसे घुल मिलकर रहे। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य की, या मित्रतापूर्ण व्यवहार की, या प्रभावी शिक्षण की, या इनमें से कोई नहीं। शिक्षक के गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा किसकी करेंगे? शारीरिक सौंदर्य की नहीं करते, मित्रतापूर्ण व्यवहार की नहीं, प्रभावी शिक्षण की, या इनमें से कोई नहीं। तो छात्र की किसकी बात करते हैं? शिक्षक किस गुण की छात्र की सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? तो किसकी प्रशंसा करते हैं? प्रभावी शिक्षण की प्रशंसा करते हैं। अब अगला टॉपिक है सामान्य हिंदी। पेपर में क्या आएगा? सामान्य हिंदी भी आएंगे। सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा घर और इस एक ग्रह का अर्थ क्या होगा? तारे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? घर और तारे। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद और प्रसाद। इसमें पहले प्रसाद का अर्थ तो क्या होगा? अनुकंपा। और दूसरे प्रसाद का अर्थ क्या होगा? महल। तो इसमें बी। या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे अनल या अनिल। एक तरफ अनल देगा और एक तरफ अनिल देगा। एक तरफ अनिल देगा। तो इस अनल का अर्थ तो क्या हो जाएगा? आग। इस अनल का अर्थ तो क्या होगा? आग। और इस अनिल का अर्थ क्या होगा? हवा। इस अनिल का अर्थ क्या होगा? हवा हो जाएगा। इस अनिल का अर्थ क्या हो जाए? हवा हो जाएगा। या आपको देगा तम और तमा, या आपको देगा तम दे देगा, या तमा दे देगा, या क्या देगा? तमा देगा। इस तम का अर्थ तो क्या होता है? अंधकार। इस तम का अर्थ तो क्या होता है? अंधकार होता है। इस तम का अर्थ तो क्या होता है? अंधकार।
और इस तमा का अर्थ क्या होता है, इस तमा का अर्थ क्या होता है, रात्रि। इस तमा का अर्थ क्या होता है, रात्रि। इस तमा का अर्थ क्या होता है, रात्रि होता है। तो तम का अर्थ अंधकार, तमा का अर्थ क्या होता है, रात्रि। या आपको क्वेश्चन दे सकता है आसन, एक तो ये वाला आसन होता है, एक तो ऐसे लिखा जाता है आसन, ठीक, एक तो ऐसे लिखा जाता है आसन और एक ऐसे लिखा जाता है आ और ये सन से और आधा ने और ये पूरा ने, इस प्रकार से लिखा जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। इससे पहले वाला आसन का अर्थ तो क्या है, बैठने की विधि, इसको तो अर्थ क्या है, बैठने की विधि। और दूसरे वाला ये आधा न है, इसका अर्थ है निकट आया हुआ। इसका अर्थ क्या होता है, निकट आया हुआ। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, आपको ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये प्रथा दे, एक तो ये वाला प्रथा दे, ठीक, और एक वाला ये वाला प्रथा दे, ये वाला रे और ये वाला रे, दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। इस वाला पहले वाला प्रथा का अर्थ क्या हो जाएगा, कुंती, इसका तो अर्थ क्या हो जाएगा, कुंती हो जाएगा, ठीक। और इस दूसरे का क्या हो जाएगा, रीति, ये प्रथा। बोलते नहीं कि आपकी प्रथा तो ये है, आपकी रीति रिवाज तो ये है, तो इस प्रथा का अर्थ क्या हो जाएगा, रीति हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार आपको पूछ सकता है जरठ, इस प्रकार आपको पूछ सकता है क्या, जरठ, ये जरठ है, एक तो ये जरठ है, ठीक, एक तो ये वाला जरठ है। और एक या पूछ सकता है जटर, या तो क्या पूछ सकता है, जरठ या जटर। इसमें जरट का अर्थ तो क्या होता है, बूढ़ा, इस जरट का अर्थ तो क्या होता है, बूढ़ा, और इस जटर का अर्थ क्या होता है, पेट। इस जटर का अर्थ तो क्या होता है, पेट, और इसका अर्थ क्या होता है, बूढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है, बूढ़ा। इस प्रकार आपको शब्द युग्म छांटना होता है और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखना कि बाजार में कुछ नहीं मिला वाक्य में सर्वनाम है। कुछ नहीं मिला, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुछ नहीं मिला, कुछ ही नहीं मिला, संख्या निश्चित नहीं है, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यदि संख्या निश्चित होती कि बाजार में 2 केले मिले तो दो तो क्या है, निश्चित, तो यहाँ क्या आ जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम आ जाता। यहाँ क्या बोल रहा है कि कुछ मिला, कुछ ही नहीं मिला, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की क्या पहचान है कि प्रश्न पूछता, क्या पूछता, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन था आपके साथ, इस प्रकार प्रश्न पूछता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है, तो कौन सा है, नील कमल। कौन सा है, नील कमल क्या है, कर्मधारय समास है। अब यहाँ समास से भी क्वेश्चन पूछता है। अगला समास में क्वेश्चन पूछता है, समास में या तो ज्यादा कर्मधारय समास का पूछता है, या द्वंद्व का पूछता है, या दिग्गु का, या बहुरी समास, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ट्रिक है इनको याद करने की। बहुरी समास, यदि आपको बहुरी समास के उदाहरण दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि ये कौन सा समास है, या आपको उदाहरण दे दिए जाए, पूछ ले कि कौन सा समास है इसमें, तो बहुरी समास जहाँ पर देवी देवताओं के नाम आए वो कौन सा समास है, बहुरी समास है। वहाँ हमेशा कौन सा समास होता है, बहुरी समास होता है। देखो जहाँ देवी देवताओं के नाम आते हैं ना, वहाँ कौन सा समास होता है, बहुरी समास। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि दोनों पद के अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ निकलता हो। इस समास में दोनों पदों के अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ निकलता है, कौन सा समास कहलाता है, बहुरी समास। या अपन याद करने के लिए एक ही बात याद रख लो आप, तो क्या कि जो भी देवी देवताओं के नाम आए वो कौन सा समास है, बहुरी समास है। जैसे चतुर्भुज है, दिगंबर है, दशानन है, घनश्याम है, महावीर है, गजानन है, नीलकंठ है, वीणापाणी है, त्रिलोचन है, त्रिनेत्र है। इस प्रकार के सभी उदाहरण क्या है, जैसे चक्रपाणी है, दशमुख है, ठीक, सडानन है, दामोदर है, इस प्रकार के पीताम्बर है। इस सब प्रकार के उदाहरण किसके हैं, बहुरी समास के हैं,
ठीक। दूसरा समास कौन सा आता है, द्वंद्व समास। जहां पे विलोम शब्द पूछे या माता पिता वाला चिन्ह है वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जैसे लाभ हानि पूछ ले, जैसे लाभ और हानि, इसमें कौन सा समास, द्वंद्व समास। ठीक, लाभ और हानि, माता और पिता, इसमें कौन सा समास, द्वंद्व समास। ठीक, या आपको पूछ ले भाई बहन, या पूछ ले लाभ हानि, या आना जाना, आयात निर्यात, दाल रोटी, सीताराम, सीता और राम। ठीक, या पूछ ले फल फूल, या पूछ ले दूध और रोटी, इन सब में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ठीक, या आपको पूछ सकता है कौन सा, द्विगु समास। जहां पे संख्या की बात करें, जहां पे संख्या की बात करें वो कौन सा समास है, द्विगु समास है। जहां पे संख्यावाची शब्द आए, पहला पद संख्यावाची होता है, वहां कौन सा समास, द्विगु समास। मतलब कि जहां भी संख्या है वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। 1 से 9 पूर्णांक संख्याएं है ना के अलावा सभी द्विगु समास के न होकर द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। ठीक, तो जहां भी संख्या आए वो कौन सा समास है, द्विगु समास है। जैसे चतुर्वेद है, दुधारू है, दुपट्टा है, ठीक, चौकड़ी है, दुगना है, तिगुना है, त्रिवेद है, त्रिपिटक है, त्रिशूल है, त्रिकुट है, त्रिकाल है। इस प्रकार सभी संख्या आए, जहां पे संख्या की बात आए वो कौन सा समास, द्विगु समास। या जहां पर उपसर्ग आए, पहला पद कौन सा है, उपसर्ग आए, वो कौन सा समास कहलाता है, अव्ययभाव समास कहलाता है। तो एक क्वेश्चन कहां से आएगा, समास से आएगा। तो इसमें कौन सा समास है, नील कमल, कर्मधारी समास को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखना, नीति निपुण। मैंने क्या कहा कि जहां पे विलोम शब्द आए माता पिता वाला वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो नीति निपुण में कौन सा समास, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शब्द बहुरी समास का उदाहरण है। तो बहुरी समास के उदाहरण की क्या पहचान है कि जहां पे देवताओं के नाम आए या देवियों के नाम आए वो कौन सा समास, बहुरी समास। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, त्रिनेत्र। कौन सा आ जाएगा, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र कौन सा समास है, बहुरी समास। आगे देखो, धीरे धीरे शब्द में समास कौन सा है, धीरे धीरे शब्द में समास कौन सा है, अव्ययभाव। या तो पहला पद क्या हो, उपसर्ग आए, वो अव्ययभाव समास कहलाता है। या एक शब्द बार बार रिपीट हो, जैसे धीरे धीरे, पास पास, इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, अव्ययभाव समास कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा, अव्ययभाव समास आ जाएगा। अब वे आगे क्वेश्चन आता है मुहावरे का। एक या दो क्वेश्चन मुहावरे से आते हैं। जैसे मखमली जूते मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मिठी बातों से लज्जित करना। इसका अर्थ क्या होगा, मिठी बातों से लज्जित करना। अगला क्वेश्चन है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ है। तन पर नहीं लता पान खाई अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, झूठा दिखावा करना। क्या अर्थ होगा इसका, झूठा दिखावा करना। कितने होते हैं, 8। कारक कितने होते हैं, 8। तो कारक के भेद कितने हैं, 8। कारक होते कितने हैं, 8। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि काजू किस भाषा का शब्द है। जो काजू है ना वो किस भाषा का शब्द है, तो काजू किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि काव्य का शरीर कहलाते हैं। काव्य का शरीर क्या कहलाते हैं, शब्दांश कहलाते हैं, या अलंकार कहलाते हैं, या रस या छंद। तो काव्य का शरीर क्या कहलाते हैं, शब्दांश। काव्य का शरीर क्या कहलाते हैं, शब्दांश। और काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है, अलंकार। और काव्य का शरीर क्या कहलाते हैं, शब्दांश। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। क्वेश्चन देखना, ऐसे क्वेश्चन आएगा उपसर्ग रहित, या तो आपको पूछ लेगा का उपसर्ग कौन सा है इसमें, या रहित। रहित यानी नहीं है, जिसमें उपसर्ग नहीं है। रहित का मतलब नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नहीं है को नेगेटिव पॉजिटिव, क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। तो रहित शब्द पूछ रहा है, नहीं है, इनमें कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो इनमें कौन से में नहीं है, अत्यधिक में है, विदेश में वि उपसर्ग है, देश शब्द है, सु में सु उपसर्ग है, योग शब्द है। तो कौन से में नहीं है, सुरेश में। सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है।
किसी को तो यही नहीं पता होता कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। तो जो शब्द के स्टार्ट में या शुरू में लगते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग, और शब्द के अंतिम में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उदत का विलोम शब्द है। उदत का होगा विनित होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा, सूक्ष्म। चश्मा किस भाषा का शब्द है। ये चश्मा है ना, ये किस भाषा का शब्द है। चश्मा किस भाषा का शब्द है। तो चश्मा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। चश्मा अरबी भाषा का शब्द है। चश्मा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। चाबी शब्द है। चाबी किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चाबी किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। या तारीख शब्द है। जो तारीख है ना, ये किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। तारीख किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। जवानी शब्द में संज्ञा है। देखो संज्ञा, संज्ञा तीन प्रकार की सामान्य रूप से, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जिसमें जाति का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा, जिसमें समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा, जिसमें भाव हो भाववाचक संज्ञा, जिसमें द्रव्य हो मतलब कि कोई भी द्रव्य पदार्थ हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा में शब्द में, जवानी शब्द में कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, तो जवानी शब्द में भाववाचक संज्ञा है। जवानी क्या है, भाव है, तो भाववाचक संज्ञा है। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। रुकावट भी किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है। हिंदी है ना, उसको भारत की राजभाषा संविधान के किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है। तो किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया, 343 धारा 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान के किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया, 343 के अंतर्गत घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक धर्म सिखाता है, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। वाक्य कैसा है, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। इसके किस प्रकार का वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन ऐसे देखना, ये नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है, दोनों में। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गगन तो है, गगन है, व्योम है, अंबर है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, वह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इति शब्द का समानार्थी शब्द है। इति शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो इति शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, वह। इति शब्द का समानार्थी वह। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची है। प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, द्वारपाल। प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, द्वारपाल। मानवीय शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब प्रत्यय आ गया, देखो शब्द के आरंभ में जुड़े हुए उपसर्ग कहलाते हैं, शब्द के अंतिम में जुड़े वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय, मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो मानवीय में मानव तो क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। बड़ी ई की मात्रा छोटी है या बड़ी, बड़ी है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, बड़ी, तो ई आ जाएगा। ठीक, तो इसमें ई है, बड़ी मात्रा तो बड़ी लगाएंगे, यदि छोटी होती तो छोटी लगाते, बड़ी है तो बड़ी। तो मानवीय, तो मानव तो क्या आ जाएगा, मूल शब्द, ये क्या आ जाएगा, प्रत्यय। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शक्तिमान शब्द में प्रत्यय है। शक्तिमान शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो शक्तिमान में शक्ति तो क्या हो गया, मूल शब्द। ठीक, और मान क्या हो गया, प्रत्यय। मान क्या हो गया, प्रत्यय। ये मान क्या हो गया, प्रत्यय। तो इसमें मान क्या है, प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, फरोती या फिरौती शब्द में प्रत्यय है। फिरौती शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो फिरौती शब्द में प्रत्यय कौन सा है,
ओती प्रत्यय है, फिर तो क्या है, शब्द है, फिर तो क्या हो गया, मूल शब्द, और ओती क्या आ जाएगा, प्रत्यय है, ओती क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एतेव शब्द का सही संधि विच्छेद है, एते प्लस एव, एते प्लस एव। लघु उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, ये छोटे उ आ जाएगा, लघु प्लस उर्मी। अगला क्वेश्चन है गोबर शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा, गोबर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, गोम्य हो जाएगा, गोम्य हो जाएगा। अब देखो तत्सम और तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत के हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो शब्द हिंदी के हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वे सब किस में जाएंगे, तत्सम शब्द में जाएंगे, और जितने भी हिंदी के शब्द है वो किस में जाएंगे, तद्भव शब्द में जाएंगे। ठीक, संस्कृत में कौन से जाएंगे, तत्सम शब्द, और हिंदी में तद्भव, हिंदी वाले शब्दों को तद्भव, या तद्भव किसे कहते हैं, हिंदी में जो शब्द है उसको तद्भव कहते हैं, संस्कृत में है उसको तत्सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्क शब्द का तद्भव रूप होगा, अर्क का क्या होगा, आक, अर्क का क्या होगा, तद्भव रूप आग। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है, ये प्रसिद्ध गोदान उपन्यास गोदान है, इसके लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है, प्रेमचंद, इसका लेखक कौन है, प्रेमचंद। तो प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, कवि है उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो कवित्री है, गलत, ये तो क्या है, अशुद्ध शब्द है, कवित्री है, कवित्री है, ये भी अशुद्ध है, और ये कवित्री ऐसे नहीं, कवित्री हमेशा कैसे लिखा जाता है, ये अशुद्ध, अशुद्ध में भी पूछ सकता है, कवित्री शब्द कौन सा है, ऐसे लिखा जाता है कवित्री, ये क्या है, शुद्ध शब्द है, और कवि का क्या है, कवि का क्या है, स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, कवित्री है, कवित्री है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, कवित्री है। या आपको पूछ सकता है अतिथि। ठीक, शुद्ध शब्द, शब्द शुद्ध में, शब्द शुद्धि में 3 या 4 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, या आपको पूछ सकता है ये अतिथि, अति और थी, ऐसे दे देगा। अब पूछ लेगा ये शुद्ध या अशुद्ध है, तो ये क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध कैसे लिखेंगे अपन, अतिथि को अतिथि, दोनों मात्रा कैसी आएगी, छोटी, दोनों मात्रा कैसी आएगी, छोटी, तो अतिथि ऐसे लिखते हैं। ठीक, अगला देखना आहुति, आहुति, ये आ हु और ती, ठीक, ये आहुति, तो बोलो ये शुद्ध है या अशुद्ध, तो ये शुद्ध है, आहुति हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा, ऊर्जा दे देगा, ऊर्जा कैसे लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, ये ऊर्जा क्या है, शुद्ध है, और ये वाली ऊर्जा क्या है, अशुद्ध है। ऊर्जा में ऊ हमेशा बड़ा ही रहता है, ऊर्जा में ऊ हमेशा बड़ा ही रहता है। तिथि, तिथि में पूछ लेगा, ऐसे लिख देगा तिथि, ऐसे लिख देगा तिथि, तो ये तिथि शुद्ध है क्या, नहीं, तिथि में हमेशा दोनों ही मात्रा कैसी आएगी, छोटी, ये तिथि क्या है, शुद्ध, ये वाली तिथि शुद्ध है, दोनों मात्रा कैसी आएगी, छोटी आएगी। रूप शब्द पूछ लेगा, रूप में ऐसे दे देगा, एक तो रूप, ये रूप शुद्ध है क्या, नहीं, ये क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध रूप कौन सा होगा, ये वाला शुद्ध होगा, ये वाला शुद्ध होगा, शुद्ध रूप कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपको बीमार, ये बीमार लिखते हैं ना, ये अपन हमेशा बीमार कौन सा लिखते हैं, ये लिखते हैं, और ये हमेशा क्या है, अशुद्ध है, ये हमेशा क्या है, अशुद्ध है, ये बीमार अशुद्ध शब्द है। बीमार कैसा होता है, ऐसे लिखा जाता है, बी में हमेशा बड़ी मात्रा, बीमार, ये शुद्ध है। बीमार शुद्ध, शुद्ध कौन सा है, नीचे वाला, ये ऊपर वाला हमेशा अपन लिखते कौन से, ऊपर वाला, ये क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा है, ये वाला शुद्ध है। पूज्य पूछ सकता है, अपन कैसे लिखते हैं, कभी कभी पूज्य ऐसे लिखते हैं, पूज्य, ये पूज्य शुद्ध है क्या, नहीं, ये पूज्य शुद्ध नहीं है। पूज्य में पू क्या आएगी, हमेशा बड़ी आएगी, पू हमेशा बड़ी आएगी। ठीक, तो ये क्या है, शुद्ध, ये वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है
या आपको पूछ लेगा कौन सा, वापिस पूछ लेगा। वापिस कोई शब्द नहीं होता, वापिस कोई शब्द नहीं होता, ऐसे वापिस पूछ लेगा। ये शुद्ध है क्या, नहीं, वापस होता है। क्या होता है, वापस होता है। शुद्ध क्या होता है, वापस होता है। द्वारिका नहीं होती, द्वारका होता है, ऐसे लिख दिया जाता है क्वेश्चन में, द्वारिका, द्वारिका, ये द्वारिका। तो ये क्या शुद्ध है क्या, नहीं। क्या होता है, द्वारका होता है। कौन सा होता है, द्वारका। शुद्ध कौन सा, नीचे वाला द्वारका। द्वारिका अशुद्ध है, द्वारिका क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा है, द्वारिका है। ठीक। या पूछ लेगा आपको कौन सा, चिन्ह पूछ लेगा। अपन चिन्ह कैसे लिखते हैं, कई बार चिन्ह ऐसे लिखते हैं अपन, ये वाला चिन्ह लिखते हैं। कौन सा वाला चिन्ह लिखते हैं, ये वाला। और ये चिन्ह क्या शुद्ध है क्या, नहीं, ये अशुद्ध है। चिन्ह शुद्ध कौन सा है, ये वाला चिन्ह शुद्ध है, ये वाला चिन्ह शब्द शुद्ध है। आगे क्वेश्चन है कनिष्ठ। कनिष्ठ, अपन कनिष्ठ कैसे लिखते हैं, ऐसे। कनिष्ठ कैसे, ऐसे लिखते हैं। क्या ये शुद्ध है क्या, नहीं। कनिष्ठ में ट नहीं आता, ठ आता है, कनिष्ठ, ऐसे लिखते हैं। ये वाला ठ क्या है, शुद्ध है। ऊपर वाला ट क्या है, अशुद्ध है। हंसना, हंसना कई बार अपन कैसे लिखते हैं, हंसना, ये से लिखते हैं। और ये क्या है, अशुद्ध है। ये क्या है, अशुद्ध है। हंसना में कैसी आएगी, चंद्र बिंदु आएगी, हंसना। ये शुद्ध शब्द कौन सा है, हंसना। ये नीचे वाला शुद्ध है, नीचे वाला कौन सा है, शुद्ध है। या आपको पूछ लेता है वरिष्ठ, आपको पूछ लेता है कौन सा, वरिष्ठ। वरिष्ठ कौन सा, वरिष्ठ। कई बार अपन वरिष्ठ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। वरिष्ठ ऐसे लिखते हो तो ये क्या है, अशुद्ध है। वरिष्ठ कौन सा शुद्ध है, ठ आएगा, वरिष्ठ, ये वाला शुद्ध है। वरिष्ठ कौन सा शुद्ध, नीचे वाला वरिष्ठ शुद्ध है। श्रृंगार पूछ लेता है, श्रृंगार कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। श्रृंगार कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार। ठीक। क्या ये शुद्ध है क्या, नहीं, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध कौन सा है, श्रृंगार, ये वाला शुद्ध है, श्रृंगार। ये रे इधर नहीं आएगा, ये वाला शुद्ध है, तो नीचे वाला शुद्ध है। ठीक। अगला पूछ सकता है आपको कौन सा, त्योहार पूछ सकता है। ठीक। शुद्ध है त्योहार। त्योहार में हमेशा कौन सी मात्रा, एक ही आती है, दो नहीं आती त्योहार में। ये क्या है, शुद्ध है। ये क्या है, शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है, ये वाला है। ठीक। ये वाला त्योहार हमेशा शुद्ध है। स्थाई, स्थाई में स्थाई, स्थाई ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। ये वाली स्थाई क्या है, गलत है। स्थाई शुद्ध कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, स्थाई, स्थाई। ये नीचे वाला स्थाई क्या है, शुद्ध है, ये नीचे। अब सावन पूछता है, ये सावन क्या शुद्ध है क्या, ये सावन शब्द शुद्ध है क्या, नहीं। सावन शब्द ये शुद्ध है क्या, नहीं, ये शुद्ध नहीं है। सावन कौन सा शब्द शुद्ध है, ये वाला। ये वाला क्या है, शुद्ध है, ये वाला श्रावण शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है, नीचे वाला शुद्ध है। स्पष्ट, स्पष्ट कौन सा शुद्ध है, ये वाला स्पष्ट शुद्ध है। स्पष्ट कौन सा शुद्ध है, ये वाला स्पष्ट शुद्ध है। ठीक। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।